नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक पहला चैप्टर। फिजिक्स का पहला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। यानी तैयार हो जाइए फिजिक्स का पहला चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उस सारे को देखने के लिए। चलिए, पता होगा कि पाठ का जो नाम होगा वो प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक ना। आज पूरे प्रकाश के परावर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, केवल मैं उसी ऑब्जेक्टिव को देखने वाला हूं जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव से। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सबसे पहला है कि गोलीय दर्पण, ठीक ना। आपको पता होगा कि गोलीय दर्पण शब्द दर्पण होता है, उस तरह से गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, यानी व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये व्यास कहलाए गोलीय दर्पण का द्वारक जो है से ये व्यास कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी दांत, जो दंत चिकित्सक होते हैं वो मरीज के जो दांत चेक करते हैं उसमें दांतों का प्रतिबिंब बड़ा दिखे, उसके लिए वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जब भी जब भी डॉक्टर यूज करते हैं रोगी को देखने के लिए आँख कान गला जो भी है, ठीक ना, उसके लिए वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी आपको ये बताना है कि अगर प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी कैसी होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगा, काल्पनिक होगा, आभासी होगा, क्या होगा। तो याद रखना है, जब भी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, ठीक ना, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि फोकस दूरी यानी एफ क्या होगा। एफ बराबर, आप पता होगा आपको कि एफ बराबर फार्मूला होता है R/2। ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक ना। तो आर यानी त्रिज्या दिल है आपको 32 सेंटीमीटर त्रिज्या दिल है। अब बट्टा में फार्मूला में 2 है तो 2 लिख देंगे, तो काटेंगे तो 16 दूना 32, तो बउआ रे क्या निकल के आ गया 16। आ कथी निकल आई ने, पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव, तो 16 देखो ना पॉजिटिव कहाँ है, तो ऑप्शन सी है, तो मार दो ना, सी हो जाएगा आंसर। जब भी आपको त्रिज्या दिया हुआ रहे, फोकस पूछे, आप 2 से भाग दे दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा आसान प्रश्न है 5, ठीक ना, एग्जाम की दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन है। क्या कहता है 5 नंबर प्रश्न, समझेंगे कि प्रकाश का नियम निर्धारित करता है, किस चीज़ से प्रकाश का परावर्तन निर्धारित होता है। चलिए देखिए, तो ये आप पढ़े होंगे कि प्रकाश का परावर्तन, ये दोनों नियम पढ़े होंगे। तो प्रकाश का आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण के। जो आपतन कोण, कोण आई बराबर होगा कोण आर के। आपको पता होगा कोण आई जो होगा बराबर कोण आर के होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हवा, पता है ना, विंड, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो याद रखना है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है आपका फार्मूला, ये सूत्र होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी चाल होती है, किसकी चाल, निर्वात में प्रकाश की, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका ए, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझेंगे। कहता है कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। बताना है जो प्रकाश है किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है।
प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न पर आप टाइम दें और इसको अच्छे से करें। क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपको पता होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? 2 नियम। चलिए आगे बढ़ें। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, कहता है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपको दर्पण का नाम बताना है। जिस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आइए ना अवतल दर्पण में इसी में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन दर्पण? कोई पूछेगा किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको क्या बताना है? अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए ठीक ना, समझ में आ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी पूछ रहा है वही एफ 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 बराबर आर बटा 2, ये पूछ रहा है। ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को पूछ रहा है। तो इसके लिए 4 गो आपको ऑप्शन दिया गया है। इस 4 गो ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि आखिरकार कौन सही आंसर होगा। एक है आर बराबर 2F, एक एफ बराबर आर, एफ बराबर आर बटा 2, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको लिख करके ही बताया है कि फार्मूला होता है एफ बराबर, याद रखना है, आर बट्टा में 2, ये याद रखना है। इस पर प्रश्न 1 2 आता ही आता है। ये फार्मूला को यानी सूत्र को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट की तरफ सर्च करते हुए हम आ रहे हैं। इस पर सर्च लाइट का परावर्तक सतह, ठीक ना, वो कैसा होता है, ठीक ना। तो याद रखेंगे जो सर्च लाइट होता है, ठीक ना, जो उसका परावर्तक सतह होता है आपको ये अवतल का होता है। क्या होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 12। चलिए 12 में कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने का मतलब ये नहीं कि उसी से हम दाढ़ी बनाते हैं, बल्कि सैलून में आप देखते होंगे सामने लगा हुआ होता है, ठीक ना। यानी दाढ़ी बनाने में जो आईना यूज करते हैं उस आईने में जो दर्पण होता है, ठीक ना, इसकी बात हो रही है। यानी दाढ़ी बनाने में होता है हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दर्पण सूत्र इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। दर्पण सूत्र एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं हम। एक चीज़ ध्यान रखना, हम इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। याद रखना है कौन सूत्र होता है? दर्पण सूत्र। क्या होता है दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र, ठीक ना। इसको उस उल्टा लिखा हुआ है, यानी 1/v बराबर 1/u बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हो जाएगा राइट आंसर। यानी ये भी इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये दर्पण सूत्र है, याद रखना है सभी बच्चे को। दर्पण सूत्र इंपोर्टेंट है, दर्पण सूत्र। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? कौन प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। चलिए हमेशा याद रखेंगे, आभासी समतल में और उत्तल में ये बनते हैं, ठीक ना। कौन दर्पण में? समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हमेशा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक ना। तो इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जो समतल दर्पण होगा उसमें जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो क्या होगी? तो ये आभासी तथा बराबर होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ। एक रिवीजन के तौर पर इसको पूरा को रिवाइज करते चलिए। आप सुनिए, क्वेश्चन को देखिए और आंसर को सुनिए। क्वेश्चन को देखिए और आंसर को सुनिए, इससे आपको याद होगा। आपके पास फ़ोन है, बगल में फ़ोन रख दीजिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए या ऐसे भी टेबल पर रख दीजिए, और मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर मैं उसको आंसर बता रहा हूँ। तो क्या करिए आप उसको सुनिए, सुनने से याद होता है। प्रश्न 16, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? देखिए गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्ता त्रिज्या के आधी होती है। कितना होती है? आधी होती है। समझिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ जो होगा वो वक्ता त्रिज्या मतलब आर की कितनी होगी? आधी होगी। तो ये सूत्र से ही ये निकल के आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधी होगी,
ठीक ना। आप ये वक्ता त्रिज्या की तरफ पूछ देता, ठीक ना, तो क्या होता है, इसको इस सीधे ले जाएंगे, बट्टा में 1 करेंगे, ठीक ना, हाँ, और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा आर बराबर, अगर फार्मूला निकालना हो तो 2f होता है। वक्ता त्रिज्या मुख्य फोकस की क्या होती है, दोगुनी होती है, ठीक ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी ये f बराबर r/2 होता है एक फार्मूला होता है r बराबर 2f, ये भी होता है, दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक ना। फोकस दूरी दिया हुआ रहे, आप देख लीजिए, फोकस दूरी मान लेते अगर 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक ना, आप पूछ रहा है त्रिज्या, तो सीधे कुछ नहीं करिए बल्कि 2 से गुना कर दीजिए, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा 40, ठीक है ना। जब भी यानी त्रिज्या त्रिज्या पूछे, ठीक ना, फोकस दूरी दिया हुआ रहे तो दुगुना कर दीजिए, फोकस दूरी पूछे त्रिज्या दिया हुआ है तो आधा कर दीजिए, सिंपल तरीका है क्या। बढ़ते हैं आगे, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, मैं इसका उत्तर जरूर देने का प्रयास करूंगा। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़, ठीक ना। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो किसी वस्तु होते हैं, कोई वस्तु है, ठीक ना, उस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। चलिए प्रश्न नंबर, जहाँ पर जो ज़्यादा डील करने वाला रहेगा मैं डील करूँगा, ठीक ना, जो एक लाइन वाला रहेगा उसको मैं एक लाइन में जवाब देकर के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि समय कम और प्रश्न ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 18 कहता है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, जो उत्तल दर्पण होते हैं उसमें बना जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा, तो ये हमेशा काल्पनिक और हास्यरहित प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है कि ईंट है, ईंट क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ है, एक अपारदर्शी है, परभासी है, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, ये जो ईंट है ना, इसको समझिएगा, जो ईंट है ये ईंट हमेशा अपारदर्शी होगा, मतलब आप ईंट के आर पार नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। यही कागज रहता था, ये क्या होता, पारभासी होता, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 20 कहता है कि हमारी आंखों जो देख सकती है वो वस्तुएं हैं, हमारी जो आंखें हैं जो देख सकती है वो वस्तु क्या है, द्वीप्त है, अद्वीप्त है, प्रदीप्त है, द्वीप्त या प्रदीप्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम किसी भी वस्तु को जो देखते हैं, ठीक ना, ये वस्तु दोनों हो सकता है, एक दीप्त भी हो सकता है और प्रदीप्त भी, दोनों वस्तु, जो दिख रहा जल रहा है वो भी और जो नहीं जल रहा है वो भी, दोनों वस्तु, दोनों तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं आसानी से, इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा सी। चलिए आइए प्रश्न नंबर कितना है, 21। चलिए तो इस प्रश्न को हम देखते हैं, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, पहले समझते हैं कि कहता है कि एक मनुष्य जो समतल दर्पण की की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, मनुष्य दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। देखिए, कोई मनुष्य अगर आता है, यानी एक समतल दर्पण की तरफ अगर कोई मनुष्य आ रहा है, ठीक ना, इस समतल दर्पण की तरफ मनुष्य कोई आ रहा है, ठीक ना, एक समतल दर्पण में थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना, इसकी तरफ आ रहा है, ये समतल दर्पण मान लेते हैं इसको, ठीक ना, ये कोई भी मनुष्य, ठीक ना, कोई भी लड़का या कोई मनुष्य, ठीक ना, इस समतल दर्पण की तरफ 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या हो रहा है, आ रहा है। अब ये 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, ठीक ना, तो इसके यानी पूछ रहा है क्या, भी वेग पूछ रहा है, ठीक ना, तो ये इसका फार्मूला निकल के फार्मूला होगा 2v, तो इसको आंसर कर सकते हैं 2v, 2 गुने भी, यानी जितना वेग से वो आ रहा है, ठीक ना, जितना वेग से वो आ रहा है उसको बोलते हैं हम भी, तो 3, ठीक ना, इक्वल टू गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ था, मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कोई इसके दर्पण की तरफ कोई वस्तु इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, यानी एक दर्पण की ओर से 3 मीटर प्रति सेकंड चाल से आ रहा है, मनुष्य को दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक ना, वो जो भी आएगा उसको दुगुना फील होगा, ठीक ना, कि दुगुना गति से आ रहा है, इसलिए इसको 2v से गुना कर दीजिए, जितना वेग दिया हुआ रहेगा उस वेग को 2 से गुना कर दीजिए, 2v फार्मूला होता है, ठीक ना, इसका फार्मूला 2v, तो 2 और भी, यानी जितना वेग से आएगा, 3 वेग से आ रहा है तो 3 दूना 6, अगर 6 वेग से आता तो 6 दूना 12, अगर 12 वेग से तो 12 दूना 24, अगर 30 वेग से 30 दूना 60, इसका आंसर होता, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 22।
क्या है प्रश्न नंबर 22, उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 22 कहता है कि एक संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें, जो संभवी फोकस जो है, संयुग्मी फोकस, संयुग्मी मतलब संयुक्त रूप से यानी एक साथ, ठीक ना, वो संभव है किस दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में ही ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी। वक्र त्रिज्या मतलब पूछ रहा है आर बराबर वाट, ये पूछ रहा है। ठीक, तो फार्मूला होता है एफ बराबर आर बट्टा में डू, तो एफ निकालना है हमको, तो क्या करना है, आर बट्टा में टू, तो आर के वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है, आर का तो वैल्यू दिया हुआ है। तो एक फार्मूला और आपको हम बताएं, त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो बउआ रे जब त्रिज्या पूछे, क्या पूछे, त्रिज्या पूछे, तो फार्मूला लगाइएगा आर, फार्मूला आप लगाइएगा आर बराबर 2F, क्या लगाएगा फार्मूला, आर बराबर 2F, ये फार्मूला आपको लगाना है। ठीक ना, तो आप क्या करना है, आर बराबर 2F, एफ का वैल्यू दे रहे 20, तो लिखेंगे आर बराबर, क्या लिखेंगे, 2 × 20। एक मिनट, इधर थोड़ा लिखने में परेशानी हो रहा है, इधर लिख लेते हैं, ठीक ना, इसी बात को हम यहाँ लिख लेते हैं इस साइड से, यानी आर बराबर 2 × क्या लिखते हैं 20, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दूना 40 सेंटीमीटर, ठीक ना, कितना मीटर, 40 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन है डी 40 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो भी प्रश्न होगा आप फार्मूला के तौर पर आप इसको बनाते चलिएगा, आसानी से बनेगा। आते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। लॉन्ग प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो दर्पण क्या होगा। यानी कहने का मतलब कि कोई भी दर्पण है, ये एक सेकंड, कोई भी एक दर्पण है, हम मान लेते हैं कि ये कोई भी एक दर्पण है। ठीक, आप इस दर्पण के, समझिएगा, कोई दर्पण है, ठीक ना, और दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी इस यहाँ पर कोई वस्तु के रखते हैं निकट, ठीक ना, तो सीधा बनता है, किंतु दूर रखने पर उल्टा बनता है। अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, दूर रखते हैं, ठीक ना, तो ये उल्टा बनता है, यानी यहाँ पर सीधा बन रहा है, ठीक ना, और यहाँ पर रखते हैं तो क्या बनता है, उल्टा बन रहा है। दोनों वस्तु है, ठीक ना, यहाँ सीधा बन रहा है, यहाँ उल्टा बन रहा है, ठीक ना, तो वह दर्पण पूछ रहा है कि कौन होगा। तो देखिए ऐसा तभी संभव है जब दर्पण क्या हो, अवतल हो, ठीक ना, अवतल दर्पण में ही ऐसा संभव हो पाता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है, ठीक ना, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो ऐसा किस में संभव है, तो समतल दर्पण में यही संभव है कि आप समतल हो या उत्तल हो, ठीक ना, उसमें ये संभव है कि आप कहीं पर भी खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर आते हैं 26। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण क्या होगा। देखिए सबसे पहले समझिए प्रश्न को, यदि किसी वस्तु के एक दर्पण के सम्मुख, यानी किसी वस्तु को, पहले हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक ना, एक दर्पण पहले बना लिए, ठीक है, और किसी वस्तु को इस दर्पण के क्या करते हैं, हम सम्मुख रखते हैं, ठीक ना, किसी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और उल्टा बनता है, तो दर्पण क्या होगा। ठीक, तो यानी यहाँ पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कैसा जो है, सदैव सीधा और छोटा ही बनना चाहिए, तो कौन सा दर्पण होगा, तो ये केवल उत्तल दर्पण जो होगा इसी में ये संभव है कि उत्तल में ही हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 27, ज़्यादा टाइम नहीं लिप्स करेंगे, ठीक ना, 27 क्वेश्चन है। कहता है, प्रश्न को देखें, कहता है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ध्रुव यानी एफ, एफ और सी वक्र केंद्र, ध्रुव बोल सकते हैं, सी वक्र केंद्र होता है, ठीक ना, पी
पोल होता है, ठीक ना, बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग पी बोलते हैं, पोल, इस दोनों के बीच में बनता है। यानी बात को थोड़ा एक बार और समझना, ठीक ना, क्या समझना है, यानी पी और एफ, यानी क्या कहता है, ध्रुव और फोकस के दोनों के बीच प्रतिबिंब क्या होगा, इस बीच में बनेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 28। 28 कहता है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है, ठीक ना। देख लीजिए, जब भी कोई वस्तु प्रकाश को जब तक परावर्तित नहीं करेगा तब तक हम क्या करते हैं, वस्तु को नहीं देख पाते। देखिए कोई वस्तु ही मान लेते, कोई वस्तु है, ठीक ना, तो ये क्या होगा, ठीक ना, कोई वस्तु है तो पहले हम कोई वस्तु को देखेंगे, पहली वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, ठीक ना, प्रकाश पड़ेगा और फिर ये हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 29। 29 प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए। कह रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। आपको दर्पण का नाम बताना है जिस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ए ऐसा होगा समतल दर्पण जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनता है, समतल में हमेशा इसमें काल्पनिक ही बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। याद रखना है किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रश्न नंबर 31 कहता है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। जो समतल दर्पण में बना हुआ होता है, ठीक ना, बने प्रतिबिंब को आप एक कोई पर्दा है इस पर्दे पर उतार सकते हैं क्या, ठीक ना। तो इसमें हाँ या ना में जवाब देना है, या निश्चित तौर पर कठिन है, ये कुछ भी, ठीक ना। तो समतल दर्पण को कभी भी पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, इसका सीधा आंसर होगा नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 32। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन क्या होगा, ठीक ना। आपको बताना है कि 60 डिग्री पर कोई कोण बनाती है, ठीक ना, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो याद रखिएगा उसकी जितना भी बनेगा उसका आधा यानी 30 डिग्री 30 डिग्री इसका क्या होगा, कोण बनेगा। परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक। चलिए प्रश्न 33 क्या कह रहा है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है, छोटा बनता है। तो याद रखना है कि जब भी वो इस तरह के प्रश्न होगा, ठीक ना, तो ये हमेशा आभासी बनेगा। यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही होता है, ठीक ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। आपको कह रहा है कि आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, तो समझना है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, कहाँ पर रखा रहेगा। तो आभासी भी होगा, सीधा भी होगा और वस्तु से बड़ा भी होगा। तो वो हमेशा ये याद रखेंगे कहाँ वो रखा होगा, मुख्य फोकस पर, वक्र केंद्र पर, कहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ये होगा, तभी उसका इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। आते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न 35 कह रहा है कि निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। आपको बताना है निम्न में 4 ऑप्शन में वास्तविक प्रतिबिंब किस में मिलता है। अवतल में मिलेगा, उत्तल में मिलेगा, समतल में मिलेगा, अवतल में मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमेशा याद रखना है कि अवतल में आपको किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न 36 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा बनेगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। आपको ये बताना है कि काल्पनिक और आभासी बनाना है, आवर्धित बनाना है तो हमेशा फोकस के अंदर होना चाहिए वस्तु, ठीक ना, तभी बनेगा। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है यानी माइनस, तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। जब भी माइनस होगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, ये याद रखना है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39।
कह रहा है कि साइड मिरर, जो आप बाइक को देखते होंगे या कार रोड देखते होंगे, कार के जो साइड मिरर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया है। तो जब भी प्रश्न पूछे साइड मिरर तो समझना उत्तल लेंस। क्या उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, यहाँ लेंस दिया हुआ है तो लेंस होगा, दर्पण रहता तो उत्तल दर्पण होता, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए, सोलर कुकर नाम तो सुना होगा। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किस दर्पण का, आपको ये बताना है। तो सोलर कुकर में जो सौर ऊर्जा से चलता है, ठीक ना, इसमें अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 41 प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे अवतल होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है। 42 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, जो प्रकाश की किरण है वो गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। प्रकाश जो होगा हमेशा एक सीधी रेखा में क्या करेगा, गमन करेगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ठीक। 44 नंबर प्रश्न, 44 कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक। आगे बढ़िए, 45 नंबर प्रश्न देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जो समतल दर्पण होते हैं उसमें प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है क्या होता है, तो वो हमेशा एक के ये बराबर होगा। क्या होगा, एक के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक के बराबर। अगला प्रश्न है हमारा 45। चलिए 45वें प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है, अभिसारित होती है, अपसारित होती है, समानांतर हो जाती है, अपसारित हो जाती है, ठीक ना। तो अपसारित होने लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही डी, अपसारित होने लगती है। प्रश्न नंबर 47 देख लीजिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बस एक बार आप सुन लीजिए, बस एग्जाम में यही आपको काम देने वाला है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन करता है, ठीक ना। कौन नहीं होता है, होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, गोलीय दर्पण में प्रकाश के जो नियम होते हैं, यानी परावर्तन के जो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं और पालन उसका होता है। प्रश्न नंबर 48, गोलीय दर्पण में दूरी को सदा किस के सापेक्ष मानते हैं। याद रखेंगे, इसमें जो है हमेशा ध्रुव के सापेक्ष ही माना जाता है। 49 आज का जो प्रश्न संख्या है 49 पर हम लोग आ चुके हैं। अर्धशतक से मात्र एक क्वेश्चन दूर। अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा। अगर कोई अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका जो आवर्धन पूछ रहा है, यानी एम जो पूछ रहा है, एम बराबर व्हाट, एम बराबर क्या होगा। तो याद रखेंगे जो एम होगा वो हमेशा एम 0 के बराबर होगा, एम 0 होगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 50, आज हम 68 तक पूरा कर लिए हैं प्रश्नों का। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, ठीक है। देखिए ये मोटर गाड़ी है, ठीक ना, इसके एक साइड मिरर में लगल होता है एगो दर्पण, और एक इसके सामने फ्रंट पर लगल होता है ऊपर में, ठीक ना, मतलब ये बीच में शीशा जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। और साइड में जो लगल होता है ये अवतल दर्पण होता है, याद रखना अवतल, ठीक ना। सामने जो लगल होता है ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक ना। ये दोनों बात याद रखना है, साइड में अवतल, सामने उत्तल। चलिए प्रश्न संख्या 51 कह रहा है 51 नंबर प्रश्न, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक सीधा और आवर्ती प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति क्या होगी, वक्ता केंद्र पर होगी, वक्ता केंद्र से परे, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यही हो जाएगा, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। चलिए प्रश्न नंबर हम 52 देखते हैं कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त
प्रतिबिंब क्या होगा? तो वो प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा, याद रखेंगे, आभासी और बड़ा होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 53, कहता कि आपतन दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? हमेशा याद रखेंगे आधी होती है। ये मैंने आपको बताया था, F बराबर R/2, ये फार्मूला करके फोकस दूरी जो होगी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। और ये दुगुनी होगी, त्रिज्या क्या होगी? ये दुगुनी होगी, यानी R बराबर की अगर मैं बात करूँ तो 2 और F, ये होगा दुगुनी और ये आधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो कहाँ पर? तो ये अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, ये याद रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरणपुंज मिल सकता है? तो ये अवतल दर्पण के समांतर, यानी अवतल दर्पण में ही दोनों का क्या होता है, एक दूसरे के समांतर किरणपुंज मिल सकता है। प्रश्न नंबर 56, बहुत छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्न से किस दर्पण में प्राप्त होगा? ठीक ना। तो ये उत्तल में क्या होगा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना है दर्पण। प्रश्न हम बस करीब पहुंचे हुए हैं, लास्ट प्रश्न है इसके बाद। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ठीक ना। तो याद रखेंगे तीनों दर्पणों द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आज का समापन की ओर। अंत प्रश्न है, अंत भरा तो सब भरा। चलिए, परावर्तन का कौन होता है? जो परावर्तन होता है वो क्या होता है? इसके एक मतलब पूरा फार्मूले की तरह, यानी बोल सकते परिभाषा की तरह है कि आप इसका परिभाषा होगा कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब तीनों के बीच का कोण, ठीक ना, वो परावर्तन कोण होता है। ये परिभाषा है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी। इस तरह से आपने देखा 58 प्रश्नों को। अभी मिलते हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।